नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस श्रृंखला में जो भी वीडियो लेते हैं या वीडियो बनाते हैं उनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो हर एक दो पेपर के बाद बार बार रिपीट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग का जो वीडियो इस श्रृंखला का छूटा है उसे भी पूरा देखिए। आप लोग के मतलब कि 110 प्लस आने की गारंटी यही इन सब क्लासों से ही पूरा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन फिक्स है यदि आप वहाँ से क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि कम समय में हम लोग जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है उससे हम लोग तैयार कर लें। तो हम लोग केवल ऑप्शन पर बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। बात समझिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इसमें संवेदी चालक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होता है, अब पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में बच्चे में जीवात का दृष्टिकोण होता है, मतलब उसके अंदर अब ये होने लगता है कि पेड़ पौधे चलते हैं, बादल चलता है, पत्थर लुढ़कता है, ये सब जीवात के प्रति उसका झुकाव होने लगता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, कह रहा है एक शिक्षिका का यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? मतलब कोई क्लास टीचर है, शिक्षिका है, उसका यह अवधारणा है कि लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं। तो ऑप्शन ए है जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। तो देखिए ये किसका मतलब की अवधारणा है? तो ये जेंडर पक्षपात का अवधारणा है। आप नहीं कह सकते कि लड़के ये करेंगे और लड़कियां ये करेगी, लड़के बाइक चलाएंगे लड़के स्कूटी चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए बात करते हैं, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देशन देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर करना। अब देखिए जिस संदर्भ में बालक सीखना चाहता है उसके अनुसार यदि आप उसे संदर्भ देंगे तो वह अच्छा अध्ययन करेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, मानसिकता, मानवकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है, उसका जो होता है मतलब कि फ्लेक्सिबल पेडागॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। अब देखिए वाइगोत्स्की साहब क्या है, ये सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिए हैं। ये नहीं वो क्या करेंगे, बच्चे आपस में बातचीत कर कर अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, इसमें संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एक विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि ईवीएस हम लोग कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है।
यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ये इसका सबसे बेहतर उत्तर है। फिर हम आगे बात करें, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सौंफ कहते हैं, लौंग कहते हैं, मेथी कहते हैं, अफीम के बीज कहते हैं। देखिए, जो पौधे दांत दर्द के लिए प्रयोग होता है उसे लौंग कहते हैं। ये हम लोग ईवीएस का जो नोट्स आप लोग पाए हैं उसमें ये सारी जानकारी है। यदि आप लोगों में से जिन्हों को अभी नहीं मिला है वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, सारी चीज़ें उन लोग को आराम आराम से मिल जाएंगी। और दोस्तों, आप लोग को एक सीटेट का और प्लेलिस्ट मिलेगा जिस पर हम लोग मतलब कि कुछ क्वेश्चनों को लेकर आते हैं और पेपर को हल करने सिखाते हैं, जिसमें हम भी सामने होते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस प्लेलिस्ट से भी जुड़िए, उसको देखिए और समझिए। आइए फिर हम आगे बात करें। कह रहा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाली पक्षी है। अब देखिए, सूर्य पक्षी कह रहा है, कौवा कह रहा है, बारबेट कह रहा है, भारतीय राबिन कह रहा है। देखिए, जो ये दे रहा है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी शाखा से इसको देखिए, सूर्य पक्षी या शकखोरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सूर्य पक्षी या शकखोरा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सूर्य पक्षी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर हम आगे बात करें तो देखिए आगे क्या दिया है। आगे कह रहा है, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। देखिए, जब भी खेजड़ी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि राजस्थान का बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए उत्तरांचल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, और ऑप्शन सी हम लोग का राजस्थान हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। कह रहा है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो जो सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है, मतलब कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, वह क्या होती है? वह झुंड की मुखिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि आप कम समय में क्वेश्चन को रिवीजन करें और उन क्वेश्चनों का रिवीजन करें जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस श्रृंखला में जो भी वीडियो आएंगे उन्हें मिस मत करिएगा। एक बार अभी देख लीजिए और एक बार एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आपको इस श्रृंखला में जितने वीडियो मिलेंगे उसमें से आपको अगर 150 में से कम 30 या 32 क्वेश्चन सेम के सेम फंस जाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? कह रहे बच्चों को अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, अभ्यास एक टैग वर्ड है तो ये गलत हो जाएगा। अभिभावकों को परामर्श देने कि वो बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधि ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की आयोजन तैयार करना। अब देखिए, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? सी। उसकी क्या कर रहा है? जो उन लोग की अवधारणात्मक और कार्यविधि के बीच क्या कर रहा है? यह संबंध स्थापित करने को कर रहा है। तो यह सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग का शीर्ष का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक निश्चित तरीका अवशिष्ट है। यह दृष्टि चित्तार्थ की जा सकती है। छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके। उसके बाद कह रहा है, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों दोबारा लिखकर पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं, प्रश्नों को हल करने को पर बल देकर। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है उसमें देखिए क्या क्या सही है। एक तो अन्वेषण शब्द पॉजिटिव मिल गया, फिर दिया हस्त कौशल, ये वास्तविक जीवन से जोड़ना सबसे अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। जब दोस्तों आप लोग दो ऑप्शन में फंसिएगा तो आप शब्दों के मतलब की गंभीरता को पकड़िएगा, उसके बाद ऑप्शन आप मारेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अब पाठ्यपुस्तकें कैसी चाहिए? अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए,
अभ्यास कराने के लिए इनमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। ये आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जब भी आप पाठ्य पुस्तक बनाइए तो उसमें क्या करिए, जिस संदर्भ की पाठ्य पुस्तक हो उस संदर्भ में आप अगर चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं तो आपकी सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक होगी। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। कह रहा है रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, उसके बाद विद्यालय। अब बताइए पर्यावरणीय मतलब क्या है कि बालक एक दूसरे से मतलब कि अंतःक्रिया करके सीखे, यानी कि विद्यालय में जाएगा तो वह सीखेगा अंतःक्रिया करके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। अब बंद का मतलब कि उसका उत्तर फिक्स हो। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। देखिए ये प्रश्न अगर आप 4-5 बच्चों से बोलते हैं तो 5 तरीके की संख्या कुछ भी लिख कर ला देंगे। बस आप 3 अंकों वाली होगी और उसके दहाई के स्थान पर अंक 5 होगा, कुछ भी लिख देंगे। तो यह क्या है, यह ओपन क्वेश्चन है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। अब देखिए ये भी किसी लोग से कहेंगे तो कोई चारों भुजाओं को 9-9 मान देगा, कोई 2 भुजा को 9-9 मानेगा, एक को 8 मान के एक को 10 मान देगा, तभी भी 36 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, ऐसे चीज़ों में ये होता है कि ये भी एक ओपन क्वेश्चन है। लेकिन आगे देखिए 178 और 184 के बीच पूर्ण संख्याओं को लिखिए। अब देखिए ये क्लोज हो गया क्या कि 178 से और 184 के बीच में पूर्ण संख्या, तो जितना आएंगे उतना ही सब कोई लिखेगा, तो यह क्लोज है। फिर आगे कह रहा है ऐसी 5 संख्याओं के समूह को सूची बनाइए जिनका योग 50 होता है। ऐसे भी कहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। यह क्या है, तो यह एक बंद उत्तर वाला प्रश्न है। फिर आगे देखिए निम्न में से कौन से संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। फिर कह रहा है गणन संख्या, क्रमसूचक संख्या, सौंदर्य परक संख्या, अंकित संख्या। तो देखिए गणन हम भी पढ़ते हैं, क्रमसूचक भी पढ़ते हैं, अंकित भी पढ़ते हैं, लेकिन सौंदर्य क्या यह नहीं है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। अब देखिए कह रहा है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये लगातार तुलना यानी जो हम लोग का कंपैरिजन वर्ड दिया है यह गलत करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को नहीं ढूंढना था। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। यह हम लोग का क्वेश्चन हो गया है, लग रहा है क्वेश्चन 2 बार आ गया है। कर एक विद्यार्थी को अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। अब देखिए जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है यानी क्या कि वो सीखने से भाग रहा है, यानी शैक्षिक गतिविधियों में वो अलगाव को दर्शाएगा। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम आगे बात करें भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। इसमें संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। यह भाषा का व्याकरण को जानना है, यह निर्धारित अवधारणा है। देखिए इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, इसमें संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्लैक बोर्डों से उत्तरों को प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। देखिए सारे ऑप्शन गलत है, यह निष्क्रिय भी गलत है,
कोई कॉपी करेगा ये भी गलत है, और ऊपर निष्क्रिय वाला वो भी ऑप्शन गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्यों? क्योंकि यह लड़कों को सक्रिय दिखा रहा है। आप कभी भी ऑप्शन पकड़िएगा जहाँ पर सक्रिय दिखा दे आपको, अगर चाइल्ड सक्रिय है, वह कार्य को खुद भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, तो सक्रिय है, तो आप हम लोग को वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग को वो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, मूल्यांकन का मानवीकरण। तो देखिए, जो हम लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो किस चीज़ की दिखाती है? तो बहुभाषावाद को दिखाती है, क्योंकि बहुभाषावाद एक क्या है? संसाधन है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखिए, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ्य व्याकरण के बिंदुओं के साथ प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित पाठ्य निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं, जिससे विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करते हैं। इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होते हैं और शिक्षार्थियों के नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। देखिए, नहीं का पूछा है तो ये नियम वाला वर्ड हम लोग का नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो हम लोग इसमें केवल क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन को देखकर इसको तैयार करते हैं। बल्कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़िए, आपको और डिटेल सारी जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन उसमें से जो स्टूडेंट डिटेल जानकारी ले लिए वो इस श्रृंखला में क्वेश्चन का मतलब कि डेली सीखे, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बार बार वो रिपीट करते हैं। इसमें अगर जितने वीडियो आप जाते हैं उसे 2-2 बार कम से कम देखें, मतलब कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। यदि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन मिस करते हैं तो ये समझिए कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिस कर दिया, या जिस क्वेश्चन के आने की संभावना है वो क्वेश्चन मिस कर दिया, इसका मतलब उसके नंबर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, मास्तिक क्षति एवं नियंत्रण, सकारात्मक पुनरावलन। देखिए, ये अवधारणा नहीं है। मास्तिक क्षति क्या है? भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है, बाकी सब उसकी अवधारणा है। फिर आइए क्या करा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यकता। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, बिल्कुल गलत बात है। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए। बच्चे को अपने रुचि के अनुसार उनकी भाषाएं सीखनी चाहिए। अब देखिए, सबसे अच्छा क्या है कि हम लोग अभी पढ़े कि जो हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुभाषिकतावाद पर जोर देती है, इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हो। अब अध्यापक निर्णय लेगा तो कैसे हो जाएगा? जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व, अब देखिए अधिगम का सारे उत्तरदायित्व अध्यापक पर नहीं हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, कम संख्या से कितने क्या काम है? जितने हैं उतने सीखेंगे, तो हम लोग का ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कभी भी प्रीवियस ईयर का मतलब कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, तो आप सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है उससे भी पूछिए कि हमने 3 ऑप्शन क्यों गलत काटा है। यदि ऐसे आप करना सीख जाते हैं और 3-4 प्रीवियस ईयर का सेट पेपर हल करेंगे तो आपके अंदर समझ डेवलप होने लगेगा। ये जैसे समझ बन जाएगा तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है सीटेट क्लियर करने से। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है, भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। इसमें विद्यार्थी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकों से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना है। इसमें सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षा को रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल करना है। देखिए, अब जो लोग वाइगोत्स्की साहब को पढ़े हैं तो देखिए, ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वैज्ञानिक से प्रभावित है, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं।
कह रहा है कि भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है। अब देखिए क्या कह रहा है, सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। इसमें सामान्य संज्ञानात्मक युक्ताएं कंठस्थीकरण और दोहराव स्थापित अभ्यास शामिल है। यह इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसमें जो है दोहराव ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन उतना सही नहीं है। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब नवीन अंतर्दृष्टि और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है समझ को दीर्घ करता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग जाने से पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रिय मित्रों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे इसमें एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।